आरबीआई ने FY25 के लिए यानी पिछले वित्त वर्ष के लिए एक बार फिर रिकॉर्ड डिविडेंड का ऐलान किया है। आरबीआई ने अपनी बोर्ड बैठक में सरकार को 2,69,000 करोड़ रुपए डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। डिविडेंड की ये रकम FY24 के मुकाबले यानी उससे पहले साल के मुकाबले 27% ज़्यादा है। इसके अलावा आरबीआई ने कंटिंजेंट रिस्क बफर CRB को बढ़ाकर 7.5% करने का फैसला भी किया है। आप अपने कॉलेज के दिन को याद करिए जब आपको पॉकेट मनी लिमिटेड मिलता था, लेकिन जरा सोचिए कभी तो ऐसा हुआ होगा कि किसी महीने अचानक से ज्यादा पॉकेट मनी मिल गई, बहुत पैसा है अपने पास, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। कितना खुश हुए होगे आप। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, एकदम से सरप्राइज जब पापा ने ऐसा किया। आरबीआई ने 6 जून को एकदम ऐसा ही डिसीजन लिया। आपको शायद पता ही होगा कि रेपो रेट में एक बड़ा कट हुआ, सीआरआर भी नीचे आ गया और मार्केट ने उसी वक्त अपना सेंटिमेंट बदल दिया। ये सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं था, ये क्लियर मैसेज था कि अब फोकस सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं बल्कि ग्रोथ पर भी है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हर बार रेपो रेट होता क्या है, बैंक के अलावा क्या कोई दूसरा सेक्टर है जिसको फायदा मिलता है। लेकिन उसके लिए लॉजिक समझना जरूरी है कि भैया कैसे अदर सेक्टर भी इनडायरेक्टली बेनिफिट लेते हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा लॉजिक समझते हैं, सिर्फ न्यूज़ देखकर डिसीजन नहीं लेते। इसलिए आज की वीडियो में हम आरबीआई के इस डिसीजन को आसान भाषा में समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये नई पॉलिसी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आरबीआई ने FY25 के लिए यानी पिछले वित्त वर्ष के लिए एक बार फिर रिकॉर्ड डिविडेंड का ऐलान किया है। आरबीआई ने अपनी बोर्ड बैठक में सरकार को 2,69,000 करोड़ रुपए डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। डिविडेंड की ये रकम FY24 के मुकाबले यानी उससे पहले साल के मुकाबले 27% ज़्यादा है। इसके अलावा आरबीआई ने कंटिंजेंट रिस्क बफर CRB को बढ़ाकर 7.5% करने का फैसला भी किया है। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। ये जो बम्पर एक तरीके से कहे पिछले साल ही बहुत एक बड़ा डिविडेंड अलॉटमेंट हुआ था, इस बार उससे भी बढ़ के हुआ है और जो CRB है उसको भी 7.5% किया गया है। तो पहले ये डिविडेंड वाली जो बात है इसको कैसे समझे एक आम निवेशक की नज़र से? पहली बात है कि गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट का ऐलान किया है इस साल में, उसमें ये जो पैसा है ये कहाँ खर्च होगा इसका थोड़ा बहुत हिसाब आपने बताया, लेकिन मार्केट इसको कैसे लेगा और इसका असर कहाँ कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, क्या लॉजिक होगा उसके पीछे? तो फर्स्ट लॉजिक ये है कि मार्केट में एफआईएस जो शामिल होते हैं उनको इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट मीट करना जरूरी होता है, क्योंकि इंडिया की रिस्क उसमें से बढ़ती है। तो अगर इसके कारण वो रिस्क कभी घट गई तो एफआईएस का निवेश के लिए ये पॉजिटिव है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक की तरफ देखें तो अब आरबीआई का रेट कट और भी बहुत मूल्य होता है, क्योंकि अगर रेट कट इस माहौल में हुआ तो ट्रांसमिशन उसका आसानी से सिस्टम के अंदर देख सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अल्टीमेटली कंजम्पशन लोन ग्रोथ एक दब गई थी, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन पिछले 2-3 क्वार्टर से चल नहीं रहा था। रूरल की तो अच्छी बात थी। अब इसके कारण गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ बजट में भी टैक्स का गिव अवे किया, वो और ये घटते हुए ईएमआई साथ लेकर एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे रियल एस्टेट, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनमें एक डिमांड ग्रोथ की बढ़त देख सकते हैं। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट में इन सेक्टर्स का आउटलुक भी अभी पॉजिटिव बन गया है। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि बॉन्ड मार्केट में भी ये चीज के कारण आपको थोड़ी इंटरेस्ट की कटौती भी रेट्स में दिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। तो डेट कैपिटल मार्केट्स के लिए भी ये अच्छी खबर है। तो ओवरऑल मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। शायद मंडे को ही इसका इंपैक्ट आपको दिख सकता है मार्केट की ओपनिंग में। आप अपने कॉलेज के दिन को याद करिए जब आपको पॉकेट मनी लिमिटेड मिलता था, लेकिन जरा सोचिए कभी तो ऐसा हुआ होगा कि किसी महीने अचानक से ज्यादा पॉकेट मनी मिल गई, बहुत पैसा है अपने पास, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। कितना खुश हुए होगे आप। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, एकदम से सरप्राइज जब पापा ने ऐसा किया। आरबीआई ने 6 जून को एकदम ऐसा ही डिसीजन लिया।
आपको शायद पता ही होगा कि रेपो रेट में एक बड़ा कट हुआ, CRR भी नीचे आ गया और मार्केट ने उसी वक्त अपना सेंटिमेंट बदल दिया। ये सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं था, ये क्लियर मैसेज था कि अब फोकस सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं बल्कि ग्रोथ पर भी है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हर बार रेपो रेट होता क्या है? बैंक के अलावा क्या कोई दूसरा सेक्टर है जिसको फायदा मिलता है? लेकिन उसके लिए लॉजिक समझना जरूरी है कि भैया कैसे अदर सेक्टर भी इनडायरेक्टली बेनिफिट लेते हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा लॉजिक समझते हैं, सिर्फ न्यूज़ देखकर डिसीजन नहीं लेते। इसलिए आज की वीडियो में हम आरबीआई के इस डिसीजन को आसान भाषा में समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये नई पॉलिसी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, बिजनेस ओनर हैं या फाइनेंशियल सोच रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% फायदेमंद होने वाली है। एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम एक क्लियर एक्शन प्लान भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। आरबीआई पॉलिसी आने के बाद आपको पता है इजराइल ईरान वाला वॉर हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे भी आया, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। तो प्लीज़ ये जो चीज़ें होती हैं ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट की होती हैं और वॉर की कहानी कभी भी शॉर्ट टर्म इफेक्ट की होती है। तो दोनों बातों को मैच मत कीजिएगा, दोनों बातें अलग हैं, इसलिए मैंने बोला लास्ट को मिस मत करना। तो समझना क्या है, आरबीआई की पॉलिसी और सोच क्या थी। अगर हम सबसे पहले बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का कट किया। अब रेपो रेट वो होता है जिसमें आरबीआई बैंक को लोन देता है। जब ये रेट कम होता है तो बैंक भी कंज्यूमर को सस्ते में लोन देता है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या बिजनेस फाइनेंसिंग लोन। लेकिन सिर्फ रेपो रेट कट से बात खत्म नहीं होती। इस बार आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को 1% से कम कर दिया। CRR वो हिस्सा होता है जो बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट में से रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास, बिना उस पर कोई इंटरेस्ट मिले। और जब CRR कम होता है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है जिसे वो लोन के फॉर्म में मार्केट में डाल सकते हैं। इस मूव से लगभग 2.5 लाख करोड़ का एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगा। ये पैसा सिर्फ नंबर नहीं बदलेगा, ये लोगों के फाइनेंशियल एक्सेस और बिजनेस की क्रेडिट एबिलिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। और हाँ, एक और नाजुक पर इंपॉर्टेंट मूव था, पॉलिसी स्टांस को एकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया गया। इसका मतलब आरबीआई अब डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेगा, न ज़्यादा एग्रेसिव न कंजर्वेटिव, एक बैलेंस्ड अप्रोच, जो बहुत बड़ी बात है। तो शॉर्ट में इसको समझें तो ये पॉलिसी इन्फ्लेशन को इग्नोर करके नहीं लेकिन ग्रोथ को प्रायोरिटी देकर बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात आपको समझ में आई होगी। पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक मार्केट ने तुरंत पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। जैसे कि वीडियो में शुरू में मैंने कहा ना कि मैं इसमें आरबीआई की मूव के बाद क्या हुआ और फिर वो वॉर के बाद क्या हुआ, इन सबको लास्ट में मिलाऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। निफ्टी 50 ने 25,000 का लेवल तोड़ दिया, लेकिन रिएक्शन सिर्फ इंडेक्स पे नहीं था, सेक्टर और इंडिविजुअल स्टॉक में भी मोमेंटम दिखे। तो अब बात करते हैं उन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक की जो आरबीआई के इस मूव से डायरेक्ट बेनिफिट उठा सकते हैं और उन्हें हम लॉजिक से समझेंगे। बट यहाँ पर मैं बता दूं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि हम आपको ये सिखाने की कोशिश करें कि जब भी इस तरह की कहानी होती है, अगर आप अपने पेपर में नोट कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे, तो आपको कभी भी आएगा तो हेल्प होगा कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, किस शेयर में जाना है। तो हमारी कभी भी कोशिश रहती है कि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो इस तरह की लर्निंग दें कि आप खुद के बॉस बन सकें, खुद के मालिक बन सकें और डिसीजन ले सकें। राइट है। सबसे पहला सेक्टर जो रेट कट का तुरंत बेनिफिट उठाता है वो है रियल एस्टेट। जब होम लोन सस्ते होते हैं तो नेचुरल सी बात है, हाउसिंग डिमांड पिक करेगी, आप लोन लेने जाएंगे, बराबर है ना, कि अरे सस्ता मिल रहा है ले लेते हैं। और अर्बन हाउसिंग में अगर किसी डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और पाइपलाइन स्ट्रांग है तो वो क्लियर विनर बन सकता है। प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट एक ऐसा ही नाम है। इस कंपनी का प्रेजेंस मेट्रो सिटीज में है, जहाँ डिमांड रिवाइव हो रही है। अब इंटरेस्ट रेट डाउन होने के बाद एफोर्डेबल और इम्प्रूव होगा। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ आरबीआई के एक्शन से कनेक्ट करने के लिए। यानी और भी तो नाम है ना, जैसे मैक्रोटेक डेवलपर्स, डीएलएफ। तो नाम मत सुनिए, लॉजिक में जाइए, खुद के बॉस बनिए कि आरबीआई की पॉलिसी का इंपैक्ट कहां होगा। होम बायर्स की ईएमआई कम होगी, बुकिंग की रफ्तार बढ़ेगी। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या आप ऐसा करेंगे? अच्छा, कमेंट में बताइए, आप जब ईएमआई घटती है, इंटरेस्ट घटते हैं, तो आप जाते हैं कि नहीं कि हाँ मैं होम लोन का प्लान करूं? बस इतना बता दीजिए कमेंट में।
डेवलपर के पास कैश फ्लो स्टेबल होगा, तो इसलिए प्रेस्टीज जैसे डेवलपर के लिए ये वक्त एक्सपेंशन और सेल ग्रोथ दोनों के लिए फेवरेबल है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सेक्टर पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो टाटा मोटर अगला सेक्टर, इस शेयर का सेक्टर समझाने के लिए, जहां रेपो रेट का सीधा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, दोनों क्या होगा, आराम से लोन फाइनेंस पे चलते हैं। और टाटा मोटर जिसका प्रेजेंस पैसेंजर कार में भी है और कमर्शियल में भी, तो फायदा ले सकता है कि नहीं। अगेन यहाँ पर और भी नाम है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। सस्ते ऑटो लोन से डिमांड और बढ़ेगी, और स्पेशली जो ग्रामीण एरिया है, जैसे जिन्हें रूरल कहा जाता है, और सेमी अर्बन मार्केट में क्या होगा, टाटा इसका फायदा ले सकता है। साथ ही ईवी का एडॉप्शन बढ़ेगा, इनडायरेक्ट पुश आएगा, क्योंकि लो फाइनेंसिंग कॉस्ट से एंट्री बैरियर कम हो जाता है। ठीक, तो ये स्टॉक मैक्रो और कंज्यूमर लेवल दोनों ट्रिगर से सपोर्ट ले रहा है। इसके अलावा आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो पे फोकस कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि आपको नाम पे नहीं जाना, लॉजिक को समझना है। ठीक है, तो आप बॉस बनेंगे। अब यहाँ पे तीसरा है बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई का सीआरआर कट बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बिग पॉजिटिव सिग्नल होता है। ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब है कि बैंक आराम से एक्टिव होकर लोन को डिस्पर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए इंडियन बैंक जो एक पीएसयू बैंक है और जिसका फोकस रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग पे है। इस इन्वायरमेंट में अपना लोन बुक एक्सपेंड करने के लिए बेस्ट पोजीशन। और रेपो रेट कट का दूसरा एंगल ये है कि बोरोइंग की डिमांड बढ़ेगी। एग्री करते हो ना बैंक वाले लोग, जो भी थोड़ा सा ये सब करते हो, कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, राइट है। एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होगा। ये सब मिलकर इंडियन बैंक जैसे प्लेयर को शॉर्ट और मीडियम टर्म दोनों में बेनिफिट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, फाइनेंशियल सर्विस का। ठीक है, जब रेपो रेट कम होता है और सीआरआर में कट होता है तो मार्केट में क्या आता है, पैसा यानी लिक्विडिटी आती है। और इसका सीधा फायदा उन कंपनी को मिलता है जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उधार देते हैं, स्पेशली जो रिटेल लोग हैं और ग्रामीण लोग जो कर्ज लेते हैं उनके बीच में। अब एल&टी फाइनेंस क्या करती है, यही काम करती है। और इस वक्त उसका फोकस कहाँ है, अर्बन से ज़्यादा रूरल एरिया पर है, जहाँ पर लेंडिंग और रिटेल फाइनेंस पर। सस्ते लोन का मतलब है कि जो कर्ज लेने वाले हैं उनके लिए ईएमआई और जो लोन टर्म है बेहतर हो जाएंगे। अगेन डिस्पर्समेंट क्या होगा, तेजी से होगा क्योंकि लिक्विडिटी है। और एनबीएफसी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आएगी, जिससे क्या होगा, मार्जिन स्ट्रांग रहेंगे। मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम कंटेंट बनाते हैं कि आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ सके। यानी आरबीआई के डिसीजन से एल&टी फाइनेंस के लिए क्या हुआ, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना जहां डिमांड भी है, लिक्विडिटी भी है और ऑपरेटिंग कंडीशन भी फेवरेबल है। इस कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट बिजनेस ग्रोथ और स्टॉक परफॉर्मेंस पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे ही होती है। अगर आप चाहें तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके, मुकुल अग्रवाल, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पर है, या फिर आप 9708094321 पे भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर क्या है, कंजप्शन और लाइफस्टाइल। टाइटन, एचयूएल, डाबर, राइट, ये तो कंजप्शन का ही है ना। तो ये सेक्टर को क्या होगा, ये हाउस होल्ड कंजप्शन का शेयर है ना। जब लोगों की ईएमआई कम होती है या लोन का ऑब्लिगेशन थोड़ा रिलैक्स होता है तो पैसे कहाँ खर्च होते हैं, यहीं खर्च होते हैं ना। तो जैसे टाइटन, एचयूएल, डाबर जैसे प्लेयर, इनके प्रोडक्ट अर्बन मिडिल क्लास और जो खर्च करने वाले थोड़े से कंज्यूमर हैं, जिनको पैसा खर्च करने की खुजली मची पड़ी है, वहाँ पर फायदा होता है। उनके लिए ये इन्वायरमेंट सपोर्टिव है। वॉल्यूम ग्रोथ पिक करेगा और ब्रांड अपने ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इनके लिए रिवाइवल आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो समय है अलर्ट होने का, रिएक्ट करने का नहीं, पॉलिसी चेंज को समझने का, स्टॉक के अंदर के ड्राइवर को समझने का, कौन ड्राइवर बैठा है किस सीट पर और कहाँ लेकर जा रहा है, उस सेक्टर में उसकी पोजीशन को समझने का और उसके आधार पे प्लान बनाने का। अगर आप बोरोवर हैं तो ये राइट टाइम है रीफाइनेंस का, रीस्ट्रक्चरिंग का या नए क्रेडिट ऑप्शन एक्सप्लोर करने का। और अगर आप स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी हैं तो इस पॉलिसी को एक लाइव एग्जाम्पल के रूप में रखिए कि कैसे एक सेंट्रल बैंक इकोनॉमी का डायरेक्शन सेट करता है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट से नहीं, सेंटिमेंट से।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा। अगर आपको लगा कि आपको कोई नई क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ में जो अभी इस वॉर के कारण मार्केट गिरा है उससे पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि ये सब बातें क्या हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। इससे कैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा उसकी हो रही है, राइट है ना। तो अब आप किस स्टॉक को इस पॉलिसी के बाद सबसे अच्छा देखते हैं, कमेंट में बताइए।